मेरी शादी को अभी मुश्किल से 3 महीने हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर और मेरे पति आकाश होते थे। बहुत समय पहले ही मेरी सास की मौत हो चुकी थी। मेरे ससुर बहुत ही अच्छे इंसान थे, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते थे। एक बार हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो दरवाजे पर 17-18 साल की लड़की खड़ी हुई थी। वह कुछ खाने को मांग रही थी। मैंने कुछ पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। वह नम आंखों से मुझे देखने लगी और मेरे दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने हैरान होकर उसको देखा और पूछा, क्या हुआ, क्या और पैसे चाहिए? तो उसने ना में सिर हिला दिया। वह अभी भी दरवाजे पर ही जमी खड़ी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़की क्या चाहती है। मैंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मुझे इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें। उस लड़की की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं ऐसे किसी अनजान जवान लड़की को अपने घर में रहने की इजाज़त कैसे दे देती? अभी मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी मेरे ससुर की आवाज़ आई, बहू कौन है दरवाजे पर? यह पूछते पूछते ही मेरे ससुर जी बाहर दरवाजे तक आ गए। मैंने कहा, पापा जी, पता नहीं कौन बेसहारा लड़की है, कुछ मदद मांग रही है। मैंने पैसे तो दे दिए, लेकिन यहाँ रहने की कह रही है। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर जी बोले, तो बेटा ऐसा करो, तुम इसे हमारे घर में काम पर रख लो। तुम भी दिन भर काम कर करके थक जाती हो और तुम्हारा हाथ बटाने वाला भी कोई हो जाएगा और उस बेचारी को भी सहारा मिल जाएगा। अपने ससुर की बात पर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। और वैसे भी मेरी ऐसी आदत नहीं थी कि मैं बड़ों के सामने जबान चलाऊं। मेरे ससुर से पूछते कि पापा जी यह गलत है, ऐसे ही हम किसी अनजान को अपने घर में नहीं रख सकते। लेकिन मैंने अपने ससुर की बात मान ली थी। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में यह बात आ रही थी कि मेरे ससुर जी भी अजीब हैं। एक लड़की भीख मांगने आई, रहने के लिए छत मांगी तो मेरे ससुर तुरंत मान गए। वह काम में मेरा हाथ बटाती, जिस भी काम को कहते फौरन कर देती, जो भी खाने को देती वही खा लेती, बस हमेशा खामोश रहती। उसकी आंखों में एक खामोशी और डर सा मैंने महसूस किया था। लेकिन सबसे अजीब बात मैंने महसूस की थी कि यह थी कि जब से वह लड़की आई थी, मेरे ससुर जी अपने सारे काम उसी लड़की से करवाते। किसी भी काम की ज़रूरत होती तो उसी लड़की को आवाज़ देते, बहाने बहाने से उसे अपने कमरे में बुलाते। जैसे ही रात होती तो मेरे ससुर जी उस लड़की से कहते, सुधा मेरे कमरे में आ जाओ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, ज़रा मालिश कर दो। और जब सुधा तेल की कटोरी लेकर मालिश करने जाती तो कई घंटे मेरे ससुर जी के कमरे में बिताती। लेकिन जब बाहर निकलती तो उसकी आंखें भीगी हुई होती, उसका हुलिया भी बड़ा अजीब सा रहा होता। मुझे बहुत अजीब लगता। कभी कभी दरवाजे के सामने से गुजरती तो कुछ ऐसी आवाज़ें आती जिन्हें सुनकर मेरे मन में गलत गलत बात आने लगती। अपने ससुर जी को लेकर एक बार मैं किचन में सब्जी बना रही थी, सुधा बर्तन धो रही थी, तभी मेरे ससुर जी कहने लगे, बहू मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तुम ऐसा करो, बचे हुए बर्तन तुम खुद धो लो और सुधा को मेरे कमरे में भेज दो, वह मेरे पैरों की मालिश कर देगी। सुधा ने अभी मेरे ससुर जी को नहीं देखा था, वह बर्तन धोने में लगी थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरे ससुर जी चले गए। मैंने सुधा को आवाज़ लगाई, सुधा तुम्हें पापा जी बुला रहे हैं, तुम उनके पैरों की मालिश कर दो। मेरी बात सुनकर सुधा एकदम से पलटी। मैं महसूस कर गई थी कि सुधा हर वक्त डरी सहमी सी रहती है। उसकी आंखों में मैंने देखा एक डर अभी। मैंने कहा कि पापा जी मैं कमरे में चली जाओ और उनके पैरों की मालिश कर दो। तभी मैंने उसकी आंखों में खौफ की परछाई देखी। उसने जल्दी से अपने हाथ साफ किए, कटोरी में तेल डाला और मुझसे नजरें चुराते ही चली गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब मामला क्या है। यह सब सोचते हुए मैंने कप में चाय डाली और अपने कमरे में आ गई, जहां मेरे पति आकाश बेड पर बैठे बैठे अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। मैंने चाय उनके सामने रख दी और चुपचाप बैठ गई। मुझे चुपचाप बैठा देखकर आकाश बोले, क्या बात है, परेशान क्यों हो, क्या सोच रही हो? आकाश की बात सुनकर मैं जल्दी से बोली, आकाश यह जो लड़की है ना सुधा, यह मुझे थोड़ी अजीब लगती है। आकाश तुम खुद ही सोचो, एक जवान लड़की अकेले यूं क्या कर रही है? क्या उसका आगे पीछे कोई नहीं? क्या उसका अपना कोई नहीं था जो उसे थोड़ा सा सहारा दे देता?
आकाश, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। और आकाश, मैंने सुधा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, एक डर को महसूस किया है। और फिर पापा जी भी सुधा से अपने सारे काम कितने अधिकार के साथ करवाते हैं, जैसे वह उनकी। मैंने अपनी आखिरी बात को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि कहीं आकाश को बुरा न लग जाए। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए दोबारा कहा, आकाश, उस लड़की का रवैया मुझे कुछ अजीब लगता है। वह रोई ही रहती है। जब भी आवाज़ लगाओ तो एकदम से डर जाती है। आकाश, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं सुधा को हमने इस घर में रख कर गलती तो नहीं कर दी। पता नहीं आकाश, क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे इस घर में सुधा के साथ गलत हो रहा है। वरना हर वक्त उदास वो क्यों रहती है? उसे तो रहने के लिए छत चाहिए थी और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, और वह उसे इस घर में सब कुछ मिल रहा है। फिर वह इतनी उदास क्यों रहती है? हर वक्त रोती क्यों रहती है? मैंने आज अपने दिल के सारे अरमान आकाश के सामने खोल कर रख दिए। मेरी बात सुनकर आकाश ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और बोली, प्रिया, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो। अगर उसे कोई दुख तकलीफ होती तो वह हमारे घर में नहीं रहती। वह यहाँ से जा भी तो सकती थी। और तुम कहती हो कि उसका कोई आसरा ठिकाना नहीं है। अगर होता तो क्या रहने के लिए आती? जरूर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तभी तो यहाँ रहती है। और कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हारे काम में हाथ बटाती है, बिल्कुल भी नौकर नहीं करती, तुम्हारी सारी बातें मानती है, पिताजी की इतनी सेवा करती है। तुम्हें भी काम से छुट्टी मिल गई। पहले पापा जी के काम करके तुम कहती थी। आकाश ने अब खुद को अपने लैपटॉप में बिजी कर लिया। वह शायद इस मामले को टालना चाह रहे थे, लेकिन मैं इस मामले पर खुलकर बात करना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत हिम्मत की थी आकाश से यह बात करने के लिए। मुझे लगता था कि कहीं आकाश को अपने पापा के लिए बुरा ना लग जाए। मैंने फिर से अपनी बात को जारी रखा, आकाश, यही बात तो मुझे अजीब लगती है। पहले पापा जी सारे काम मुझसे करवाते थे, लेकिन जब से वह लड़की आई है, पापा जी कहते हैं कि हमारे सारे काम सुधा करेगी। अगर मैं कर भी देती हूँ तो वह मुझे मना कर देती हैं। मेरी बात सुनकर आकाश बोले, प्रिया, तुम भी अजीब हो। पहले जब तुम पापा जी के काम करती थी, तब तुम्हें यह कहती थी कि घर के बहुत काम हैं, तुम थक जाती हो। और अब जब पापा जी ने खुद के लिए काम वाली रखी है, तब भी तुम्हें दिक्कत है। पापा जी सारे काम उस लड़की से करवाते हैं। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? आकाश ने इस बार मुझे थोड़ा डांटते हुए कहा। आकाश का खराब मूड देखकर मैं खामोश हो गई। मैं आकाश को नहीं बता पाई कि मुझे पापा जी की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वह सुधा को रात में अपने पैरों की मालिश करवाने के लिए अपने कमरे में बुला लेते हैं और फिर उसे घंटों बाहर नहीं भेजते। मैंने सोचा अगर यह बात मैंने आकाश को बता दी तो हो सकता है आकाश ज़्यादा ही गुस्सा हो जाए और कहे कि तुम मेरे पापा पर शक कर रही हो। हालांकि यह बात शक करने वाली ही थी। भला एक 50 साल का बुढ़ा 17 साल की लड़की के साथ कमरे में 3 घंटे तक क्या करता था? यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था और मुझे परेशान कर रहा था। मैंने आकाश के सामने से चाय का कप उठाया और वापस किचन में आ गई। मैं चाय के बर्तन धो रही थी और मेरी निगाह बार बार पापा जी के कमरे की तरफ जा रही थी। मैं सुधा का इंतजार कर रही थी कि कब बाहर आए। मैंने चाय के बर्तन धोकर रख दिए, सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी थी, बस रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी मैंने सुधा को पापा जी के कमरे से निकलते देखा। मैंने सुधा को अपनी आंखों को पहुँचते हुए सीढ़ियों की ओर जाते हुए देखा। शायद मुझे नहीं देखा था। मेरे दिमाग में फिर पापा जी के लिए ख्याल आने लगे। क्या पापा जी अपने उसूलों से गिर गए हैं? वह उस मासूम लड़की के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे? पापा जी को इस उम्र में यह सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? जितना मैं इन सब बातों को गौर कर रही थी तो सारी बातें मेरे ससुर के खिलाफ जाती थीं। अगले दिन रूटीन के अनुसार सुधा किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं नाश्ते की टेबल पर लगी रही थी। जब सब नाश्ता तैयार हो गया तो मैं आकाश और पापा जी को नाश्ता करने के लिए बैठ गई। सुधा किचन के एक कोने में सहमी हुई थी। मुझे उस पर दया आ गई। मैं बोली, सुधा, आ जाओ, तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। पहले तो वह मना करती रही, लेकिन मेरे बार बार कहने पर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई और डरे डरे अंदाज में नाश्ता करने लगी। मेरे ससुर की निगाहें बार बार सुधा की तरफ उठ रही थी। वह बहुत ही मोहब्बत से सुधा को देख रहे थे और आंखों ही आंखों में जैसे उसे तसल्ली दे रहे थे कि घबराओ मत।
और इतना तो मैं समझ गई थी कि पापा जी की आंखों में सुधा के लिए जो मोहब्बत है वह बाप बेटी वाली बिल्कुल नहीं थी। जब पापा जी अपना नाश्ता खत्म करके उठने लगे तो उठते उठते बोले, सुधा नाश्ता कर लो तो एक कप चाय लेकर मेरे कमरे में आ जाना। पापा जी के इस तरह कहने पर सुधा ने एकदम से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर उभर कर आया और इसी घबराहट में चाहे उसके हाथ पर गिर चुकी थी। पापा जी तब तक अपने कमरे में जा चुके थे। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और सुधा क्या करती हो, हाथ जला लिया ना? अच्छा अब खड़े हो, इस पर क्रीम लगा दूं। सुधा का हाथ लाल हो चुका था। मैंने उसके जले हुए हाथ पर क्रीम लगाई और उसके कमरे में भेज दिया। मैंने टूटे हुए कप के टुकड़े उठाए और पापा जी के लिए चाय बनाने लगी। चाय लेकर मैं पापा जी के कमरे में गई। मुझे अपने कमरे में देखकर पापा जी चौंक गए। कहने लगे, अरे प्रिया बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? तुम सुधा को मेरे कमरे में भेज देती, अब उससे भी तो काम करवाओ। मैंने कहा, पापा जी सुधा का हाथ गर्म चाय गिरने की वजह से जल गया है। मैंने क्रीम लगा दी है और उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया है। मैंने महसूस किया कि जलने वाली बात पर पापा जी परेशान हो गए थे। थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा ठीक है, जब वह नीचे उतर कर आए तो मेरे पास भेज देना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बाहर निकल आई। मैं बाहर आई और किचन में देखा तो सुधा बर्तन धो रही थी। मैंने कहा, यह क्या कर रही हो, बर्तन क्यों धो रही हो? तुम्हारा हाथ जला हुआ है। कुछ भी कहो, मुझे उस लड़की से लगाव हो गया था। उसके चेहरे की मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। और फिर बाकी बातें सब एक तरफ, इंसानियत सबसे पहले थी मेरे लिए। नहीं दीदी, मैं कर लूँगी। उसने अपने काम को करना जारी रखा। मैंने कहा, सुधा तुम्हें पापा जी अपने कमरे में बुला रहे हैं, शायद कोई काम है। मेरी बात पर उसने बर्तन धोते हाथ एकदम से रुक गए और उसने मेरी तरफ से फिर से सहमी हुई नज़रों से देखा। फिर बोली, दीदी यह ख़त्म कर लूँ और फिर चली जाऊँगी। मैंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतने में ही मेरे ससुर की आवाज़ आ गई, बेटा सुधा को मेरे कमरे में भेज दो, मुझे ज़रूरी काम है। शायद उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी, क्योंकि वह किचन के दरवाजे पर ही खड़े थे। मैं कुछ कहती इससे पहले ही सुधा अपने हाथ साफ करती हुई मेरे ससुर के पीछे चल दी। मेरे ससुर जी भी मुझे समझ नहीं आते थे। भला मेरे ससुर को सारा दिन क्या काम होते थे इस लड़की से? मैंने नोट किया था, जितना वह मेरे ससुर से कतराती थी, मेरे ससुर उतना ही उसे अपने कामों में उलझाए रखते थे। फिर मैं अपना सर झटक कर किचन की सफाई करने लग गई। सुधा काफ़ी देर बाद मेरे ससुर के कमरे से बाहर निकल कर आई। इस बार भी हमेशा की तरह उसकी आंखें नम थीं। मैं बाहर आंगन में बीजी चारपाई पर बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, सुधा इधर आओ। वह डरती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, सुधा पापा जी को तुमसे क्या काम था? सुधा बोली, दीदी उन्होंने अपने कपड़ों की अलमारी साफ करवानी थी। जवाब देकर वह जूं ही पलटने लगी, मेरी आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। तुम्हारे चेहरे पर यह लाल निशान कैसा है? मैंने हालात से पूछा। मैं अलमारी के ऊपर से जाली हटा रही थी तो गिर गई थी, उसने घबराते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है, जाओ। मुझे उनके जवाब से तसल्ली नहीं थी। फिर भी माने जाने के बाद वह दिन भर अपने कामों में बिजी रहती या फिर पापा जी के कमरे में पाई जाती। एक शाम को मेरे लिए चाय बनाकर मेरे कमरे में आई। उस समय मेरे ससुर शायद किसी काम से बाहर गए हुए थे। आ जाओ, उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने मोबाइल एक तरफ रखते हुए बोला, यह चाय लाई थी आपके लिए। उसने चाय की ट्रे रखते हुए कहा, अच्छा यहीं रख दो। मैंने बीजी से अंदाज में कहा, जी ठीक है। उसने चाय की ट्रे मेरे सामने रख दी। शुदा बोली, इस दूसरी चाय का क्या करूं? यह चाय मैंने आपके ससुर जी के लिए बनाई थी, लेकिन वह घर पर नहीं है। मैं बोली, अच्छा कोई बात नहीं, तुम पी लो। बल्कि ऐसा करो, यहीं मेरे पास बैठ कर पी लो, कुछ बातें भी कर लेंगे। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही माँ की याद आ गई। उसने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। वह बोली, भगवान के पास। उसकी आंखों में ढेर सारा पानी भर गया था। मैंने कहा, और तुम्हारे पापा? मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वह चुप रही और बोली, मैं अनाथ हूँ। सुधा को उदास देखकर मैंने बातों का टॉपिक बदल दिया। मैंने कहा, सुधा मैं 1-2 दिन के लिए अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। सुधा बोली, अच्छा इसलिए आप इतना खुश लग रही हैं? हाँ, क्योंकि शादी के बाद दूसरी बार मैं अपने माँ से मिलने जा रही हूँ। आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। हाँ हाँ चलो ना, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ चलोगी।
सुबह बोली, क्या फिर मैं तैयार हो जाती हूँ? मैं बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आज मैंने पहली बार उसको मुस्कुराते हुए देखा था। उसने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए और तैयार होने लगी। अपने कमरे में चली गई। मैंने आकाश को बताया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, साथ में सुधा को भी ले जा रही हूँ। क्यों, वह क्या करेगी वहाँ जाकर? मेरे ससुर जी भी बोले, हाँ प्रिया, सुधा को लेकर क्यों जा रही हो? अगर पीछे से मुझे या आकाश को किसी काम की ज़रूरत पड़ेगी, फिर कौन करेगा? ऐसा करो, तुम अकेली चली जाओ, सुधा को यहीं रहने दो। पर पापा जी, मेरी बात को बीच में काटते हुए आकाश बोले, बस पापा से अब और बहस करने मत बैठ जाना तुम। जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। सुधा किचन में ही खड़ी थी और हमारी बातें भी सुन रही थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, चलो मैं जा रही हूँ। मैं जल्दी से बाहर निकल गई। अपनी माँ के घर भी मुझे चैन नहीं मिला। पूरी रात मैं सुकून से सो ना सकी और अगली सुबह ही वापस अपने घर आ गई। घर आई तो घर के हालात देखकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। सुधा बुखार से तप रही थी और मेरे पति आकाश उसके पास बैठे हुए उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रख रहे थे। इसका मतलब पापा जी के साथ साथ अब आकाश आकाश नजरें चुराते हुए बाहर निकल चुके थे। मैंने थोड़ी तेज आवाज में सुधा से पूछा, क्या हुआ? मैं गुस्से में आ गई। आकाश, यह क्या चल रहा है? तुम सुधा के पास क्यों बैठे थे? मुझे अचानक देखकर आकाश हड़बड़ा गए। कहने लगे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पापा जी भी घर पर नहीं थे। बुखार बहुत तेज था तो उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रहा था। लेकिन आकाश जिस तरह नजरें चुरा कर बात कर रहे थे, मुझे दाल में कुछ काला लगा। इतने में ही आकाश मुझसे नजरें चुराते हुए बाहर निकल चुके थे। मैंने थोड़ी तेज आवाज में सुधा से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? सुधा भी शायद इस सिचुएशन से घबरा गई थी। कहने लगी, कुछ नहीं, बस मौसमी बुखार है। मैंने उसे छू कर देखा तो उसका शरीर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर था। मैंने कहा, तुम्हें तो बुखार बिल्कुल भी नहीं है। सुधा बोली, हाँ, वह आकाश जी बहुत देर से मेरे सिर पर पट्टियां रख रहे थे, इसलिए बुखार कम हो गया है। कहते कहते वह उठकर किचन में जा चुकी थी, यह कहते हुए कि मैं आपके लिए चाय बना दूं। एक दिन मैंने खुद से पूछा, एक बात पूछूं? मुझे उसका सच सच जवाब देना। सुधा बोली, हाँ पूछो। मैंने कहा, सच सच बताओ, तुम पापा जी के कमरे में रोज रात को क्यों जाती हो? आखिर वह तुमसे रोज रात को ऐसा क्या काम करवाते हैं? मेरी बात सुनकर सुधा एकदम से डर गई। मैंने कहा, सुधा घबराओ मत, तुम अपनी छोटी बहन समझ सकती हो। मुझे मुझे सारी बातें बता सकती हो। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस साहब को कभी पैर दबाने होते हैं, कभी सर की मालिश करवानी होती है, इसलिए बुला लेते हैं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जान कर रहूंगी। यह चूहे बिल्ली का खेल अब तो मुझे आकाश पर भी शक होने लगा था और यह मौका मुझे अगले ही दिन मिल गया। सब्जी काटते सुधा का हाथ घायल हो गया था। मैंने कहा, तुम ऐसा करो, कमरे में जाकर आराम करो। अगर पापा जी को कुछ हाँ काम होगा तो मैं बता दूंगी। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। सुधा अपने कमरे में चली गई। खाना खाकर फरी हुए पापा अपने कमरे में जाने लगे। बोले, प्रिया बेटा, ऐसा करना, सुधा को मेरे पास भेज देना। ठीक है पापा जी। जैसे ही आकाश कमरे में गए, मैंने जल्दी जल्दी से पूरे घर की लाइट का मेन स्विच ऑफ कर दिया। सुधा की जगह मैं पापा जी के कमरे में चली गई। मैं जानना चाहती थी कि रोज रात को सुधा और पापा के लिए कमरे में क्या करते हैं। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा था, चांद की हल्की रोशनी खिड़की के अंदर आ रही थी, लेकिन इतना नहीं कि पापा मुझे पहचान जाएं। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, पापा जी बोले, सुधा, आवाज़ इतनी देर क्यों लगा दी? मैं वहीं खड़ी थी, आगे नहीं बढ़ी। पापा जी बोले, सुधा शर्माओ मत, मेरे पास आकर बैठ जाओ। सुधा, अब तो तुम्हारी ऐसी आदत लग गई कि तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं आता। तुम जब भी मेरे पास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जवानी फिर से लौट आई है। मेरे ससुर यह बातें कर रहे थे और मेरे सिर पर एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। इससे पहले कि ससुर जी मेरे साथ कुछ गलत हरकत कर दें, मैं गुस्से से लाल हो गई। आवाज़ में बोली, पापा, मैं प्रिया हूँ। उसी गुस्से की हालत में मैं बाहर निकल आई और मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया। पूरा घर रोशनी से चहक गया। मेरे ससुर की हालत खराब हो चुकी थी। वह भागते हुए मेरे पीछे आए। मैं अपने ससुर पर गुस्से से चिल्ला रही थी, पापा जी, आपको शर्म नहीं आई एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी गलत हरकत करते हुए? मुझे तो आपको अपने ससुर कहते भी शर्म आती है। अरे आपने तो उस छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा।
जो आपसे उम्र में 3 गुना छोटी है। मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर आकाश भी कमरे में आ गई। मेरे ससुर तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस नजरें झुकाए खड़े थे। आकाश ने पूछा, क्या बात है, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कहा, अभी तो मैं सिर्फ घर में चिल्ला रही हूँ, अब मैं बाहर भी चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि आपके बाप के शरीर से चेहरे के पीछे एक हवस से लिपटा हुआ चेहरा है। अरे अब तो मुझे डर लगने लगा है कि मेरी इज्जत भी इस घर में सुरक्षित है या नहीं। अरे इस इंसान के अंदर इतनी हवस भरी हुई है कि वह अपने से 3 गुना छोटी लड़की को भी ना छोड़े, तो जब उसे मौका मिलेगा तो क्या वह मुझे छोड़ देगा? मेरा इतना कहना था कि आकाश का हाथ उठा और मेरे गाल पर निशान छोड़ गया। मैं अपना काला पकड़े आकाश की तरफ देख रही थी। यह कैसा इंसाफ है? जो गलत करे उसका बचाव करो और जो सही का साथ दे उसको सजा दो। रोते हुए बोली, आकाश कैसे भूल गए थे कि तुम भी इसी बाप के बेटे हो। मुझे तो लगता है कि बाप के साथ साथ तुम भी पूरे मजे उड़ाते हो। मैं आगे कुछ और कहती इससे पहले ही आकाश ने दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाया, लेकिन हाथ हवा में ही रह गया। आकाश ने खुद को शांत किया और बोले, प्रिया, बात की जानकारी ना हो तो उसके बारे में अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए तुम्हें। पूरी सच्चाई नहीं पता, मैं बताता हूँ कि सच क्या है। दरअसल सुधा की माँ की मौत हो चुकी थी। सुधा का बाप शराबी और जुआरी था, इसको पैसों के लिए बेच दिया था। इससे पहले कि सुधा का बाप सुधा को उस जुआरी को सौंप देता कि तभी पापा जी वहाँ पहुँच गए। सुधा के बाप को पैसे देकर सुधा के एक साथ मंदिर में शादी कर ली। अरे सुधा पत्नी है पापा जी की। पापा जी के पास के गांव में किसी काम से गए हुए थे। जिस जुआरे को सुधा के पापा ने सुधा को बेचा था, वह जुआरी गांव के ठाकुर का भाई था। वह किसी भी कीमत को सुधा को छोड़ना नहीं चाहता था। पापा के साथ उन लोगों की हाथापाई भी हुई थी। पापा चाहते थे कि गांव के ही किसी लड़के से सुधा की शादी हो जाए, जिससे कि सुधा सुरक्षित रहे। लेकिन गांव का कोई भी लड़का उसे शादी करने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि पूरे गांव में ठाकुर का दबदबा था। अब सुधा को पापा अकेला उस गांव में छोड़कर नहीं आ सकते थे और ना ही उसे साथ ला सकते थे, क्योंकि जवान लड़की को ऐसे ही घर नहीं रख सकते। फिर पापा ने सुधा की जिंदगी बचाने के लिए मजबूरी में गांव के ही एक मंदिर में सुधा से शादी कर ली और पुलिस से जाकर कहा कि यह लोग मुझे और मेरी पत्नी को तंग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ठाकुर से मिली हुई थी, लेकिन जब पापा ने शादी कर ली तो पुलिस भी कुछ कर ना सकी, क्योंकि सुधा का 18 साल पूरा हो गया था और वह बालिग हो गई थी। पापा ने यह सारी घटना मुझे बताई थी और यह भी कहा था कि तुम प्रिया को ही सब कुछ समझ ना देना, लेकिन मैंने पापा को मना किया कि प्रिया को अभी कुछ नहीं बताया जाए। पहले प्रिया को हमारे माहौल में एडजस्ट होने दे, वह हम लोगों को थोड़ा समझ जाए, उसके बाद धीरे धीरे प्रिया को सब कुछ बता देंगे। क्योंकि तुम नहीं नई शादी करके इस घर में आई थी और फिर पता नहीं तुम हम लोगों के बारे में क्या ख्याल करती हो। तुम यही सोचती थी कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। आकाश की बात सुनकर मेरे होठ शर्मिंदगी की वजह से एक दूसरे से चिपक गए थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। आकाश से और अपने ससुर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और बोली, आकाश मुझे माफ़ कर दो। आकाश बोले, माफ़ी मुझसे नहीं, पापा से मांगो। मैंने पापा से माफ़ी मांगी। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मेरे ससुर के माफ़ करते ही माँ, बात को मत फैलाओ, नहीं तो नुकसान अपना ही होगा। आकाश और पापा जी अपने अपने कामों में चले गए और मैं ऊपर सुधा के कमरे में आ गई। सुधा लेटी हुई थी। मैं सुधा के पास बैठ गई और बोली। मैंने सुधा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, सुधा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें भी गलत समझा था। सुधा एकदम से उठकर बैठ गई। सुधा नासमझी से मुझे देखने लगी। मैंने शर्मिंदा होते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर सुधा मुस्कुरा दी, कहने लगी, मुझे पता था कि आप मेरे बारे में और अपने ससुर के बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें आपका शक करना सही था। मैंने सुधा से पूछा, सुधा फिर तुम इतना डरी डरी क्यों रहती थी? सुधा कहने लगी, मुझे डर लगता था कि कहीं यह ठिकाना भी मुझसे ना छीन जाए। फिर से अपने बाप के घर में नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे ससुर जी भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं।
मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा और इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। मैं मानती हूँ कि वह उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन जब मन आपस में मिल जाते हैं तो उम्र के फासले खुद ही मिट जाते हैं। जब भी मैं तुम्हारे ससुर जी के कमरे में जाती थी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। कभी वह आंसू खुशी के होते तो कभी सुख दुख के होते। दुख के इसलिए क्योंकि मुझे अपने बाप की वह काली करतूतें याद आने लग गई। कभी कभी मैं अपनी माँ को याद करके रोने लगती। लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मेरी सारी बुरी यादों को मेरे दिल दिमाग से निकालने में मेरी बहुत मदद की। अच्छे हैं वह तो मेरे लिए देवता समान है, इसलिए शायद मेरी रानी सूरत देखकर आपने यह सोचा होगा कि मैं यहाँ उदास हूँ, परेशान हूँ और हर वक्त रोती रहती हूँ। सुधा का दिल मुझसे बुरा नहीं था, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम दोनों सास बहू आपस में बहुत प्यार से रहने लगे। उसने मुझे खुद ही मना कर दिया कि तुम मुझे सासू माँ या मम्मी जी ना कहें। हम दोनों सहेलियों की तरह रहने लगे। मोहल्ले वालों को जब यह पता चला तो लोगों ने न जाने कितनी बातें बनाई, लेकिन हमने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर लोगों की बातों पर ध्यान देते तो हम फिर अपनी ज़िंदगी को खुलकर नहीं जी पाते, बस लोगों की बातों में ही पटके रहेंगे। इसलिए अब अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा के अनुसार जियो, लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दो। आज हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। उम्मीद कहानी पसंद आई होगी।